देखिएगा, हमारे पास सेकंड टर्म जो है मीनिंग ऑफ स्प्लिट ऑफ, एक बार आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर दोबारा हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेंगे। मीनिंग ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट लिखें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स split of point means a point good morning. Split of point means a point after which joint products get their separate identity. ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पर आकर आपके जॉइंट प्रोडक्ट अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को पालेंगे, यानी इस पॉइंट से पहले तक तो वो कॉमन चल रहे थे और इस पॉइंट पर आकर वो क्या हो गए, सेपरेट प्रोडक्ट बन गए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। लिखें पॉइंट नंबर थर्ड, मीनिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट cost incurred up to the split of point is known as joint cost। लीजिए, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। और एक टर्म आएगी सेपरेट कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर split of point is known as सेपरेट कॉस्ट। देखिएगा, अब मैं वापस से एक बार इन सारी बातों को आपको बता रहा हूं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए, इन चारों पॉइंट को हम एक बार से वापस से एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, देखो क्या हुआ, ये एक पर्सन है मिस्टर ए, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसने क्या किया, एक रॉ मटेरियल ये परचेस करके लाया, ठीक है,
और उस रॉ मटेरियल को हम ले लेते हैं, पोटैटो थे ये हमारे। इसके बाद क्या हुआ, इसने इस रॉ मटेरियल पर कुछ प्रोसेसिंग की, इसने इस रॉ मटेरियल पर कुछ प्रोसेसिंग की। इसके बाद एक स्टेज आई जिसको हमने नाम दिया एस। इस एस स्टेज पर जाकर मुझे ये पता लगा कि मैंने जो पोटैटो काम में लिए हैं, उस पोटैटो से एक तो मैंने बनाए चिप्स, और एक मैंने उस पोटैटो का यूज करके बनाई फ्राइज। इसके बाद क्या हुआ, इस चिप्स पर मैंने कुछ फर्दर कॉस्ट की, कुछ फर्दर कॉस्ट लगाई, एंड देन इसे मार्केट में सेल कर दिया। इस प्राइस पर भी मैंने क्या किया, कुछ फर्दर कॉस्ट लगाई, एंड आफ्टर फर्दर कॉस्ट मैंने इसे सेल कर दिया। लीजिए, मैंने पूरा प्रोसेस अब आपके साथ लिया। नाउ देखिएगा, मुझे एक बात बताएंगे आप सबसे पहले, ये जो पॉइंट आपका था, जिस पॉइंट पर आपको आकर ये पता लगा कि आपने जो कॉमन कॉस्ट इनकर्ड की है, उस कॉमन कॉस्ट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। इस पॉइंट से पहले आपको नहीं पता था। इस पॉइंट से पहले आपको सिर्फ ये पता था कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हमने उसके लिए रॉ मटेरियल लिया और उसके लिए लेबर लगाई या कुछ एक्सपेंसेस किए। इस पॉइंट पर आकर आपको ये पता लगा कि इस कॉमन प्रोसेसिंग के दौरान आपने दो अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए, एक चिप्स बनी, एक फ्राइज बनी। तो अब यही चीज हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट इस कॉमन मटेरियल से बने, इनको तो क्या नाम दिया गया, जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला गया। क्या बोला गया, जॉइंट प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जब एक कॉमन मटेरियल से और कॉमन प्रोसेसिंग चार्जेस को लगाकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर आप बनकर तैयार करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला जाता है। और जिस पॉइंट पर ये अलग हुए, उस पॉइंट को हमने नाम दिया स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जहां पर जाकर उन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को पाया कि भैया हाँ, अब ये चिप्स की आइडेंटिटी है और ये फ्राइज है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और यहां तक की कॉस्ट क्या कहलाई, जॉइंट कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के आने से पहले जितना भी खर्चा आपने लगाया, वो सारी की सारी कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, जॉइंट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है आपके, ये कहलाए जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये कहलाए आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब देखिएगा, ये प्रोडक्ट अब अलग अलग हो गए। अब मान लो मैंने चिप्स को बेचे जाने से पहले कुछ और सेपरेट कॉस्ट भी लगाई है, चिप्स की पैकिंग करना, उसके लिए और कोई इनिशिएट लेना, चिप्स में कोई फ्लेवर ऐड करना। ठीक है, तो वो सभी कॉस्ट केवल और केवल सेपरेटली किस पर लगाई, मैंने चिप्स पर लगाई। तो इसे हम कहते हैं फर्दर कॉस्ट या सेपरेट कॉस्ट। इसे हम बोलेंगे सेपरेट कॉस्ट। इसी तरह से फ्राइस में मैंने अगर कोई फर्दर कॉस्ट या सेपरेट कॉस्ट लगाई, ये लीजिए, अब मैंने आपको चारों मीनिंग समझा दिए हैं। यानी
इस चैप्टर का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ यही है कि जब आप एक कॉमन मटेरियल या कॉमन खर्चे करने के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो जिनको कि हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, बस उसी पर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है। तो 4 टर्म्स इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली हैं आपकी। द फर्स्ट टर्म इज जॉइंट कॉस्ट। सिंपल भाषा में बोलूंगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जितना भी खर्चा लग रहा है वो सारा का सारा जॉइंट कॉस्ट कहलाएगा। जिस पॉइंट पर आकर मुझे पता लगा कि उस कॉमन खर्चे की वजह से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बने, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुए उनको मैं बोलूंगा जॉइंट प्रोडक्ट्स। अगर इन प्रोडक्ट्स को बेचे जाने से पहले मैंने इन पर और कुछ सेपरेट कॉस्ट लगाई है, इन पर कुछ और खर्चे किए हैं, तो उसे मैं नाम देता हूं फर्दर कॉस्ट या सेपरेट कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये इनकी क्या बनेगी, फाइनल सेल वैल्यू बनेगी। अब मुझे बताइए, अब आपकी अगर इन 4 टर्म्स में कोई भी क्वेरी है तो अब आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैंने अपनी तरफ से चारों बातें बताइए क्या राज आपको। आपने यहीं से स्टार्ट करा है ना? हाँ जी, बस मीनिंग लिखवाए मैंने, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मीनिंग, जॉइंट कॉस्ट का मीनिंग और सेपरेट कॉस्ट का मीनिंग, बस। अब चलिएगा, अच्छा अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। समस्या क्या आती है वो क्या है, मैंने ये जो कॉमन खर्चे किए, इन कॉमन खर्चों की वजह से चिप्स भी बना और फ्राइज भी बनी। अगर मैं चिप्स का प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो क्या आपको ये लगता है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया इस कॉमन कॉस्ट में से चिप्स की कॉस्ट कितनी और फ्राइज की कॉस्ट कितनी? भाई मैं Yes, sir. मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहता हूं कि भैया मेरे को चिप्स पर प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो, चिप्स की सेल वैल्यू मुझे अलग से पता है, अगर उस पर मैंने कोई फर्दर कॉस्ट लगाई वो भी मुझे अलग से पता है। समस्या आ रही है इस कॉस्ट की, जॉइंट कॉस्ट की। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉमन कॉस्ट थी ना, इससे 2 प्रोडक्ट बने, इससे चिप्स भी बना और इससे फ्राइज भी बनी। तो जो मेरे पास एक समस्या है वो ये है कि इस जॉइंट कॉस्ट में से चिप्स की कॉस्ट कैसे ढूंढी जाए और फ्राइज की कॉस्ट कैसे ढूंढी जाए। अगर मैंने इनकी कॉस्ट ढूंढ ली तो क्या मैं इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता, बताइए। सर निकाल सकते हैं। निकाल सकता हूं ना, अगर मुझे चिप्स, इस जॉइंट कॉस्ट में चिप्स का हिस्सा पता लग जाए और अगर मुझे किसका हिस्सा पता लग जाए, फ्राइज का हिस्सा पता लग जाए, तो प्राइस। इसमें मैं ये कर सकता हूं। तो आइएगा, पॉइंट नंबर 5 लिखें। टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस of each joint product. We must identify share in joint cost for each product. अगर मुझे हर जॉइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट में शेयर कितना है।
लिखें द प्रोसेस टू नो शेयर in joint cost is known as। अब हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम कुछ तरीके यूज करेंगे ताकि हम उन जॉइंट कॉस्ट का क्या जान पाए, शेयर जान पाए। द प्रोसेस टू नो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट इज नोन एज apportionment of joint cost। लीजिएगा, देखिएगा, अगर मुझे जॉइंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस जानना है तो मेरे सामने बस एक ही समस्या है, और वो समस्या है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा कितना है। क्योंकि अगर मैंने उसका जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा निकाल लिया तो मैं आसानी से उस प्रोडक्ट का क्या निकाल पाऊंगा, प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। तो इस प्रोसेस को, यानी इस काम को जिसके द्वारा हम जॉइंट कॉस्ट को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, उसे बोला जाता है अपोर्शनमेंट करना। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है उसका बंटवारा करना। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने ये जो कॉमन कॉस्ट लगाई है उसे किस आधार पर मैं चिप्स और फ्राइज में बांटूंगा। इस प्रोसेस को, उसके बांटने के तरीके को नाम दिया गया अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। लिखें methods apportionment of joint cost। लीजिए, यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट चालू हो गया। आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस दी हुई जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन करना होगा। तो आज मैं आपको यहां से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करूंगा कि हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट या एलोकेशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, फिजिकल यूनिट मेथड। जॉइंट कॉस्ट का पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड। देखिए, नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि फिजिकल यूनिट मेथड का मतलब हो गया कि जॉइंट कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशो में बांट देंगे। लिखें अंडर दिस मेथड total joint cost should be apportioned in the ratio of output oblique quantity।
ऑफ ईच प्रोडक्ट। लीजिए मेथड नंबर 1 इतना सही है। मेथड नंबर 1 बोल रहा है कि अगर हम फिजिकल यूनिट मेथड को काम में लेंगे तो हमें सिंपली बस एक काम करना है। हमें क्या काम करना है कि हर प्रोडक्ट की जितनी जितनी यूनिट बनी उनका एक रेशो निकाल लो और उस रेशो में टोटल जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। कैसे? लिखिएगा एग्जांपल। मैं ये बोल रहा हूं कि इस मेथड में अगर आप यूज कर रहे हो तो देखिए फिजिकल यूनिट का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी बनी उस प्रोडक्ट की। यानी जैसे मान लो मैंने कुछ खर्चा लगाया, मैं भी आपको एग्जांपल से वही चीज बता रहा हूं। हमें कुछ नहीं करना, टोटल जॉइंट कॉस्ट को यूनिट्स के रेशियो में बांट देना है। जैसे देखो आपको क्या दिया हुआ है, लीजिएगा आपको जॉइंट कॉस्ट दी हुई है 60,000 रुपए। अब आपको बताए गए हैं इस कॉस्ट को लगाकर आपने जॉइंट प्रोडक्ट बनाए। ध्यान से सुनना, एक्स की बनाई है 4,000 यूनिट्स, वाई प्रोडक्ट की आपने बनाई है 2,000 यूनिट्स और जेड प्रोडक्ट की आपने बनाई है 6,000 यूनिट्स। यानी जब आपने कॉमन मटेरियल लगाया और कॉमन प्रोसेसिंग की तो आपको यह पता लगा कि इस कॉमन खर्चे को करने के बाद 3 प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट एक्स बनेगा, प्रोडक्ट वाई बनेगा और प्रोडक्ट जेड बनेगा। और ये कितनी कितनी क्वांटिटी में बनेगा ये भी हमें दे रखा है। लिखिए सर स्क्रॉल अप करना है थोड़ा सा। एलोकेट जॉइंट कॉस्ट by using physical unit method। लीजिए क्वेश्चन ने अब क्या मांगा है कि जो जॉइंट कॉस्ट है उसको एलोकेट करिए। किस आधार पर? फिजिकल यूनिट के आधार पर। बताइए, अगर मैं फिजिकल यूनिट का एक रेशो निकालूं तो क्या रेशो निकाल सकते हैं अपन? यस सर, 2:1:3। हाँ, या 4:2:6 हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं और ज्यादा छोटा भी न करें तो देखिएगा सॉल्यूशन। हमारे पास एक्स प्रोडक्ट है, हमारे पास वाई प्रोडक्ट है और हमारे पास जेड प्रोडक्ट है। हमने इसकी फिजिकल यूनिट का रेशो ले लिया 4,000, 2,000 और 6,000। 4:2:6। लीजिए बस इस रेशो में अब हम क्या करेंगे, टोटल जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। तो आंसर आएगा शेयर ऑफ प्रोडक्ट एक्स। रेशो में बांटना आपको आता ही है। 60,000 की टोटल कॉस्ट रही, अगर 4:2:6 है तो इसका टोटल कितना हो गया? 12। तो डिवाइड बाय 12 इंटू 4। ये तो आपका खर्चा आ गया किसका? 20,000। यानी इस 60,000 में 20,000 हिस्सा तो एक्स का है। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई का निकाल लेंगे। 60,000 का खर्चा डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 10,000 का खर्चा इसका आ गया। 30। और प्रोडक्ट जेड यानी ये लीजिए। तो दिस मेथड विल बी नोन एज फिजिकल यूनिट मेथड। यानी सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। आपको जितनी भी टोटल जॉइंट कॉस्ट दी गई है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशियो में क्या कर दोगे? बांट दोगे।
बताइए क्या क्लियर हुआ ये पॉइंट? आइए। यस सर। डिवाइड करना ही होगा। क्या, वापस बोलो। अपोर्शन मतलब डिवाइड करना। हाँ, अपोर्शनमेंट का मतलब होता है उसका बंटवारा करना, उसको डिवाइड करना, मतलब उसको ये बताना कि कौन से प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट जाएगी। चलिएगा, आइएगा एग्जांपल लिखेंगे। जॉइंट कॉस्ट लगी है 5000 टन एट द रेट ₹1100 पर टन। हमने 5000 टन कोई मटेरियल खरीदा जिसकी कॉस्ट थी ₹1100 पर टन। सर इसमें यूनिट्स क्या निकालनी है। यूनिट्स निकालनी है? मैं समझा नहीं, यूनिट्स क्या निकालनी है आपको? हमारा टॉपिक चल रहा है जो कॉस्ट लगी उसको प्रोडक्ट के रेशो में बांटना है बस, केवल। मेरे को क्वेश्चन तो करने दो पहले कंप्लीट। जॉइंट प्रोडक्ट्स, अब देखिएगा, हमने जब 5000 टन का इनपुट किया तो कुछ आउटपुट भी आएगा आपके पास। तो आउटपुट में इन्होंने बोला ए प्रोडक्ट बना, बी प्रोडक्ट बना, सी प्रोडक्ट बना और डी प्रोडक्ट बना। 3500 टन ए प्रोडक्ट बना, 1200 टन बी प्रोडक्ट बना, 52 टन सी प्रोडक्ट बना और 48 टन डी प्रोडक्ट बना। हमने एक कॉमन कॉस्ट लगाई 5000 टन एट द रेट 1100 और हमें ये प्रोडक्ट इससे मिले। लिखिए, allocate joint cost by using physical यूनिट मेथड। लीजिएगा सर ये तो 4800 ही हो रहा है टोटल। तो कोई बात नहीं, जरूरी है कि हर एक चीज पर एक ही बनेगा? लॉसेस भी तो होते हैं बीच में। मुझे एक बार पता है एक्सप्लेन करने दिया करो। आप क्या करते हो कि बिना मेरे एक्सप्लेनेशन के आप अपना तुरंत उस पर क्वेरी पर आ जाते हो। मैं सारी बात करूंगा, मेरे टॉपिक के बाद में कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, फिर आप पूछना, आराम से मैं मौका दूंगा। अब देखिए, आपने 5000 टन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोयला खरीदा था, ये आप कोल खरीद के लाए 5000 टन 1100 रुपए के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ आपने खर्चा कितना इनकर्ड किया। तो लीजिए, मैं यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन पर आता हूं। मेरी जॉइंट कॉस्ट क्या लगी? जॉइंट कॉस्ट बोल रहा हूं, यानी रुपी टर्म्स चाहिए मुझे। तो मेरी कॉस्ट लगी होगी 5000 इंटू 1100 रुपए। 55 5000 टन माल खरीदा मैंने 1100 रुपए के हिसाब से, तो 5000 इंटू 1100, मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट लगी है 55 लाख। अब मैंने क्या किया, प्रोसेसिंग करना चालू किया। जब मैंने प्रोसेसिंग करना चालू किया और जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया तो मुझे ये पता लगा कि ये 4 प्रोडक्ट बने हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं जितना इनपुट लगाऊंगा एग्जैक्टली उसके बराबर ही बनेगा। मैं आपको एग्जांपल और भी दे सकता हूं। मान लीजिए आपने 2 मीटर कपड़ा लिया और शर्ट बनाना चालू करते हो, क्या पूरे 2 मीटर से शर्ट बन जाएगी? क्या कटिंग में कुछ कपड़ा वेस्ट होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है, हमें तो केवल ये दे रखा है कि बस ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हुए।
अब ये कितने बने, ऐसा क्यों हुआ, मुझे इससे यहां पर कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये बोला गया जब मैंने 55 लाख रुपए का खर्चा किया और प्रोडक्ट बनाना चालू किया तो मेरे ये 4 प्रोडक्ट इतनी इतनी क्वांटिटी में बने हैं। लीजिए, मुझे तो बस इस कॉस्ट का एलोकेशन करना है। आइए, ए, बी और डी, ये आ गया 3500, ये हो गया आपका 1200, ये हो गया आपके पास, इसका टोटल कर लीजिए कितना हो गया। रेशो को छोटा कर देगी, रिक्वायरमेंट नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर है। 3500 प्लस 1200 प्लस 52 प्लस 48, 4800 हो गया टोटल। आइए, शेयर ऑफ प्रोडक्ट ए कैसे निकालूंगा। ये जो 55 लाख का खर्चा है, आपने बचपन में रेशो पढ़े हैं, बिल्कुल, मुझे बस रेशो में बांटना है। डिवाइडेड बाय इस सारे का वैल्यू का टोटल है 4800 और उसमें से ए का हिस्सा है 3500, तो कॉस्ट में ए का शेयर आ गया। सर 4 पॉइंट में तो ये आ जाएगा आपके पास 40 लाख 10,000 417 रुपीज। आइए, बी का निकाल लेते हैं इसी तरह से। सर 1375 सर ऊपर वाले समझ नहीं आया। क्या चीज, मैंने रेशो में बांटा है। 55 लाख डिवाइडेड बाय, रेशो में कैसे बांटते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको 3:2 में कोई अमाउंट बांटना है तो आप कैसे बांटोगे, 3/5 और 2/5 ही तो करते हो। ये 55 लाख आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है और ये आपके पास सारी इसके रेशो में बांटना है, 3500 1200 52 और 48 के रेशो में। तो आप कैसे बांटोगे, 55 लाख डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल और मल्टीप्लाई बाय 3500। बोलो, आया समझ में। इसी तरह से अब इसमें 1200 का हिस्सा निकालना है, तो 55 लाख डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 1200 कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1375। अगर आपको सी का हिस्सा निकालना है, इंटू कितना था ये 52, सर 52 55 डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 52 कर दो, 59583 59,583 आ जाएगा। $48,000 55,000 55,000। बताइए, बिल्कुल सिंपल मेथड है, वापस से मेरी बात को सुनना, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझे फिजिकल यूनिट मेथड को काम में लेना है तो मेरी जितनी भी टोटल जॉइंट कॉस्ट लगी है उस टोटल जॉइंट कॉस्ट को मैं प्रोडक्ट की यूनिट्स के रेशो में बांट दूंगा। तो इस मेथड को मैं नाम दूंगा फिजिकल यूनिट मेथड। क्लियर है बिल्कुल सबको, तो मेथड नंबर 2 पर चलूं। आइए, मेथड नंबर 2, यस एवरेज कॉस्ट मेथड।
हालांकि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 बेसिकली सिमिलर ही हैं, बट फिर भी हमारी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में दो अलग अलग मेथड बताए गए हैं. वन इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट मेथड एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट मेथड. अब नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है. देखिएगा, एवरेज कॉस्ट मेथड में जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कैसे किया जाएगा, तो लिखें under this method following two steps should be applied. For allocation of joint cost. जॉइंट कॉस्ट दो स्टेप्स फॉलो होती हैं आपकी इस मेथड में. स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. आप एवरेज कॉस्ट निकालना इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं. अगर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है. तो सबसे पहले इस मेथड में भी मैं क्या करूंगा, मैं जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से, तो मेरे पास रेट पर यूनिट आ जाएगी. और स्टेप 2, कैलकुलेट शेयर इन joint cost. फॉर ईच प्रोडक्ट. और उसके बाद हम क्या करेंगे, हर प्रोडक्ट का क्या निकाल लेंगे, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकाल लेंगे. लीजिए मेथड नंबर 2, एवरेज कॉस्ट मेथड. दो स्टेप्स फॉलो करनी है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालना है. शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, मैं जॉइंट कॉस्ट को जेसी लिख रहा हूं. शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, number of units multiply by average rate. Number of units multiply by average rate. ये लीजिए, ये मेथड नंबर 2 है, एवरेज कॉस्ट मेथड. सिंपल सा काम करना है, इसीलिए पहले और दूसरे मेथड से आंसर सेम आता है, क्योंकि रेशो में बांटूं या पहले में एवरेज रेट निकालकर फिर मल्टीप्लाई करूं, बट दो मेथड डिफाइन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है. आओ एग्जांपल. आपको ज्वाइंट कॉस्ट दी हुई है, मान लीजिए वही 60,000 रुपए. ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एक्स की थी हमारी 4,000 यूनिट,
y की कितनी यूनिट थी हमारी? 2000। 2000 और z की थी हमारी 6000 ये लीजिए। अब कुछ नहीं है, बस मेथड में हमारे पास ये आ गया कि हमें जो मेथड यूज करना है अब उसका नाम है एवरेज कॉस्ट मेथड। पिछले में हमने इसी को किया था फिजिकल यूनिट मेथड से, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हमें फॉलो कौन सा मेथड करना है? एवरेज कॉस्ट मेथड। लिखें एलोकेट जॉइंट कॉस्ट by using average cost method। लिखें कुछ दिक्कत आ गई आज। लिखें एलोकेट जॉइंट कॉस्ट बाय यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। बताइए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक एवरेज रेट निकालनी है तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे आप? एवरेज रेट का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? जॉइंट कॉस्ट का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। चलिएगा सॉल्यूशन। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले स्टेप 1 लगा दो और ड्यू टू द स्टेप 1 आपको क्या निकालनी पड़ेगी? एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 12,000। ये लीजिए, आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई ₹5। बोलिए पॉइंट आ रहा है समझ में? हमें करना क्या है बस मेथड में वो समझो। मैं इस बार रेशियो में नहीं बांट रहा हूं, मैं इस बार अकॉर्डिंग टू द मेथड चल रहा हूं। तो पहले मुझे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी एवरेज रेट निकाल लेनी है। लीजिए, अब मैं एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट कर दूंगा। एक्स की बनाई मैंने 4000 यूनिट और पर यूनिट की रेट है ₹5। तो जॉइंट कॉस्ट में एक्स का शेयर आ गया 20,000। ये आ गया 10,000। ये देख लीजिए, पहले मेथड और दूसरे मेथड से आंसर सेम आया, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बोला? हमारे पास मेथड्स डिफाइन है, इसलिए हम मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं चाहे रेशियो में बांटूं, चाहे मैं एवरेज कॉस्ट निकालकर बात कर लूं, आंसर तो सेम ही आएगा। बस दो अलग अलग मेथड हमारी बुक्स में बताए गए हैं। अगर क्वेश्चन फिजिकल यूनिट मेथड बोल रहा है, सिंपली यूनिट्स के रेशियो में आप क्या कर दोगे? जॉइंट कॉस्ट को बांट दोगे। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करने के लिए आप एवरेज कॉस्ट मेथड को फॉलो करो, तो आपको फिर एवरेज कॉस्ट मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप हर प्रोडक्ट की नंबर ऑफ यूनिट्स को एवरेज कॉस्ट से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। बताइए, क्या दोनों मेथड बिल्कुल क्लियर हैं या कोई बात आपको पूछनी हो? अब आप मुझे बताएं। दो मेथड मैंने आपको बताए, इन दोनों में आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप बताएं मुझे। क्लियर सर। क्लियर है बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना, आंसर भले ही सेम आ रहा है बट मेथड दो हैं।
अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है फिजिकल यूनिट तो उसी का प्रोसेस फॉलो करना, कहीं उसमें आप एवरेज रेट निकाल कर दो, आंसर तो सेम आएंगे बट तरीका अलग हो गया। ठीक है, हालांकि देखिए अगर ऑनलाइन पेपर में आप देते हो तो फिर तो दोनों से आंसर आपका सेम ही आ रहा है, बट फिर भी ये दो अलग अलग मेथड हमारे पास हैं। आइएगा मेथड नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा। मेथड नंबर 3, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। देखिएगा अब ये थर्ड मेथड क्या बोलता है वो समझना। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड लिखें। फॉलोइंग स्टेप्स should be applied for allocation of joint cost। अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड को अप्लाई करना है तो देखिएगा आपकी स्टेप्स क्या होंगी। स्टेप 1 ध्यान से सुनना, टोटल जॉइंट कॉस्ट should be segregated into 2 parts। मैं पूरा समझाऊंगा आराम से, उसके बाद आप क्वेरी उठाइएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट जो हमें दी हुई है उसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, उसके 2 हिस्से बना देंगे। जो भी टोटल जॉइंट कॉस्ट दी हुई है उसके 2 हिस्से करेंगे, एक उसका वेरिएबल पार्ट और एक उसका फिक्स्ड पार्ट। ये लीजिए, जो भी जॉइंट कॉस्ट आपको दी हुई है उसे सेग्रीगेट कर दो 2 हिस्सों में, उसका एक निकालो वेरिएबल पार्ट क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और फिक्स्ड पार्ट। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपकी आउटपुट के चेंज होने पर चेंज होती जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी कांस्टेंट रहती है, आप कितनी भी यूनिट बनाओ आपकी ये कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लिखें स्टेप 2। अभी मैं केवल स्टेप्स लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी उतना ही टाइम है, कल हम इस मेथड को फिर प्रैक्टिकली भी इसको कर लेंगे। लिखें स्टेप 2। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, नहीं चलो लिख लो, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फॉर each product separately।
क्या होता है कंट्रीब्यूशन में, लेटर ऑन आपके साथ बात करूंगा। मान लीजिए ये आपका है एक्स प्रोडक्ट, ये वाई प्रोडक्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इनकी सेल्स ले लूंगा और सेल्स में से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, बट एक समस्या आई कि वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास कॉमन है, अलग अलग तो है ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे स्टेप 2 लगाने से पहले एक वर्किंग करनी पड़ेगी। आप चाहो तो उसे स्टेप भी बना सकते हो और इसे हम स्टेप 3 में भी डाल सकते हैं, या एक वर्किंग। सर कैन यू रिपीट? मैं ये बोल रहा हूं, आपने स्टेप 2 जो लिखी है इसको आप स्टेप 3 में करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात सुनो। मैंने टोटल जॉइंट कॉस्ट के 2 हिस्से निकाले, वेरिएबल हिस्सा और फिक्स्ड हिस्सा। अब मैं बोल रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट का यूज करके मुझे एक कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। मैं ये बोल रहा हूं एक्स की अलग वेरिएबल होनी चाहिए और वाई की अलग। एक काम करो, आप है ना इसको स्टेप 3 में ही ले लो आप, ताकि आपको, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार स्टेप वापस बता दूंगा। इसको आप 3 कर लो, पहले स्टेप 2 लगानी पड़ेगी आपको, वो आप चेंज कर लो। तो मैं स्टेप 2 यहां लिख देता हूं। एलोकेट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट। अरे स्टेप 3 होगा ना? नहीं, ये 2 करो, ऊपर वाली 3 करो। आपको पहले ये लगानी पड़ेगी, तब आप ये लगा पाओगे। सर ऊपर जो वेरिएबल पार्ट है वो दोनों का कंबाइंड है, तो उसे सेपरेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी आप एक बार स्टेप्स लिख लो, फिर मैं आपको पूरा वापस से समझा दूंगा, है ना। एक बार स्टेप्स लिख लो ताकि अभी वाले टाइम में मेरी स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, है ना। आप इसको 3 ही डालना, चाहो तो काट के नीचे लिख लो, और चूंकि आप लिख चुके हो तो इसको 3 डाल दो। 2 स्टेप आपको पहले लगानी है। एलोकेट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट between joint products using physical unit method. वापस से सुन लेना, स्टेप 1 के बाद पहले स्टेप 2 लगाना, फिर ये स्टेप 3 लगाना। अभी केवल आप लिख लो, मैं आराम से इसको कल पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, और इसके हम लॉजिक पर भी बात करेंगे, हम कर क्या रहे हैं इस मेथड में। फिर लिखें स्टेप 4, एलोकेट fixed joint cost between joint products in the ratio of contribution calculated in स्टेप 3। स्टेप 3 में जो कंट्रीब्यूशन निकाला है उसके रेशो में हम फिक्स कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। और स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट
टोटल शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। फॉर ईच प्रोडक्ट। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को जोड़कर। ये स्टेप्स आपकी लगेंगी इस मेथड में, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। मेरी बात फिर सुनना, स्टेप 1 के बाद ये लगानी है आपको, पहले स्टेप 2, फिर आपको क्या करना है, स्टेप 3 करनी है। सर स्क्रॉल डाउन अप करना। ये आपके पास तीसरा मेथड हो जाएगा। डन सर।